Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel. The topic that I'm going to discuss today is ethnology. Ethnology क्या है, एथनोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके कौन कौन से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, इस पर ब्रीफली बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सेकंड पॉइंट को देखें तो इसमें लिखा है, डिफ़ाइन किया गया है, द ब्रांच ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी डीलिंग चीफली विद द कंपैरेटिव एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ कल्चर्स। पहले का सोशियोलॉजिस्ट ये कहता था कि जो पहले के कल्चर्स हैं, जो प्रिमिटिव कल्चर्स हैं, वो इन्फीरियर कल्चर्स हैं, जबकि जो आज का कल्चर है, क्योंकि वो मॉडिफाइड है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, तो आज का कल्चर सुपीरियर है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी एडिशंस हो चुकी हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हो चुकी हैं। लेकिन आज का जो सोशियोलॉजिस्ट या सोशल एनालिस्ट है, वो ये कहता है कि हमें ये नहीं देखना कि कौन सा कल्चर इन्फीरियर या सुपीरियर है, हमें वैल्यू जजमेंट पे नहीं जाना, बल्कि हमें कंपेयर करना है, हमें देखना है कि डिफरेंट कल्चर्स में कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ हैं, हमें डिफरेंट कल्चर्स को, डाइवर्सिटी को, वैरायटी को एंजॉय करना है। तो इसी तरह से एथनोलॉजी एक स्टडी है, एक ब्रांच है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की, जिसमें आप डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी करते हैं। आम अल्फाज में कहा जाए, डिफरेंट कल्चर्स का मतलब नॉर्म्स, वैल्यूज़, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, डिफरेंट कल्चर्स की स्टडी को एथनोलॉजी कहते हैं। और इसी एथनोलॉजी के अंदर फिर एक रिसर्च की टाइप आ जाती है जिसका नाम है एथनोग्राफी, जिसमें हम बेसिकली रिसर्च के थ्रू कल्चर को स्टडी कर रहे होते हैं। सो इट इज़ बेसिकली अ स्टडी जिसमें हम डिफरेंट किस्म के लोगों के बारे में, उनके कल्चर्स के बारे में, उनके डिफरेंसेस के बारे में और रिलेशनशिप्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। अगर हम इसकी फॉर्मेशन, इसकी फाउंडेशन की बात करें तो जिस तरह सोशियोलॉजी के अंदर 3 मेन स्कूल ऑफ थॉट हैं, फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, कॉन्फ्लिक्ट एंड सिंबॉलिक, इंटरेक्शनिज्म, तो इसी तरह से एथनोलॉजी के अंदर भी 19th सेंचुरी के आखिर में 2 स्कूल ऑफ थॉट बनाए गए, जो कि यूएस और जर्मनी में बनाए गए। और दोनों का जो एम्फेसिस था, जो दोनों का जो ज़ोर था, वो इस चीज़ पर था कि ये देखा जाए कि पहले के अदवार में किस तरह से माइग्रेशन और डिफ्यूजन का असर हुआ है, माइग्रेशन और डिफ्यूजन को हिस्टोरिकल प्रोसेसेस में पढ़ना। अब इसका फ़ायदा क्या था और एथनोलॉजी के साथ इसका कैसे लिंक है? जब हम माइग्रेट करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर कल्चर को छोड़कर एक दूसरे पर्टिकुलर कल्चर में जाते हैं और वहाँ पर हमें एजिमुलेट होना पड़ता है, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट करना पड़ता है, एब्जॉर्ब करना पड़ता है, ताकि हम एक नई जगह पे एडजस्ट हो सकें। सिमिलरली एक मेजॉरिटी कल्चर है तो वो अपने कल्चर को बाकी कल्चर्स के अंदर डिफ्यूज़ करता है, बाकी कल्चर्स के अंदर अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को शिफ्ट या ट्रांसफ़र या कन्वे करता है, ताकि डिफरेंट सब कल्चर्स को, ताकि डिफरेंसेस को एक दूसरे के साथ एब्जॉर्ब किया जा सके। और इसका फ़ायदा ये है, जब हम मुख्तलिफ़ कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं तो इससे डिफरेंसेस कम होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है, क्योंकि डिससिमिलैरिटीज़ कम होती हैं, डिफरेंसेस कम होते हैं। अगर हम रोल ऑफ एथनोलॉजी की बात करें तो इसका रोल वही है कि हम 2 या 2 से ज़्यादा कल्चर्स को कंपैरेटिवली एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करके स्टडी कर सकते हैं। एथनोग्राफिक रिसर्चेस, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जितनी भी ऐसी रिसर्चेस जो कि जो कि कल्चर्स से रिलेटेड होती हैं, उनको एथनोग्राफिक रिसर्चेस कहा जाता है। सो ऐसी रिसर्चेस से जो डाटा मिलता है, फिर उसको अप्लाई करके एथनोलॉजी के अंदर आप डिफरेंट क्रॉस कल्चर्स को स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं, जब हम कल्चर की बात कर रहे हैं तो कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट लैंग्वेज है, वर्ड्स हैं, कि भाई डिफरेंट कल्चर्स में कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, कौन कौन से सिंबल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कौन कौन सी डिफरेंट रिचुअल्स हैं, रस्म व रिवाज हैं, कौन कौन से मीनिंग्स शेयर किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर, एक अगर बच्चे के सर पे हाथ फेरना अगर एक सिंबल है, तो एशियन कंट्रीज़ में बच्चे के सर पे हाथ फेरना एक सिंबल समझा जाता है ब्लेसिंग का। लेकिन थाईलैंड में अगर आप बच्चे के सर पे हाथ फेरते हैं, सो इट इज़ अ सिंबल ऑफ कर्स, इसको बुरा माना जाता है, मायूब समझा जाता है। इसी तरह और डिफरेंट सिंबल्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जिनके थ्रू आउट डिफरेंट कल्चर्स के अंदर वेरिएशंस आती हैं। कोई कल्चर किसी चीज़ को राइट मान रहा होता है, तो वहीं पे दूसरा कल्चर सेम चीज़ को मायूब समझ रहा होता है। तो ये जो वेरिएशंस हैं, इन तमाम वेरिएशंस को स्टडी करना, कंपैरिजन करना डिफरेंट कल्चर्स के, ये काम है एथनोलॉजी का। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें
तो फ़ायदा ये है एथनोलॉजी का कि इसके ज़रिए आपको अच्छा खासा डाटा मिल जाता है। जैसे एथनोग्राफिक रिसर्चेज़ होती हैं कल्चर से रिलेटेड, तो काफ़ी सारा डाटा मिल जाता है और आप ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सैम्पलिंग का अच्छे से इस्तेमाल करें तो ऑब्जेक्टिविटी का मसला भी नहीं होता, टाइम का मसला भी नहीं होता, और सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि आप डिफरेंट कल्चर्स को कंपैरेटिवली एनालाइज कर सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो देखें, रिसर्चर खुद क्योंकि इंस्ट्रूमेंट होता है, क्योंकि रिसर्चर खुद एज एन ऑब्जर्वर, एज अ पार्टिसिपेंट इसमें रोल प्ले कर रहा होता है, तो इसका नुकसान ये है कि ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और साथ ही साथ ऑब्जर्वर बायस यानी अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस भी इसमें आ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक टेक्नोलॉजी एटलीस्ट मैं कुछ हद तक क्लियर कर पाई हूँ। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।